हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी के बुक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने कोशिश करा है कि हर एक टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो इस सेशन के अंदर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये सेशन कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप खुद क्लास 11th की अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की बुक को उठाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही समझ में आता है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा जी बहुत इजी टॉपिक है ये, हम तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट जब आप न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फंडे और क्लियर होंगे और गलतियां भी ढेर सारी होंगी। ऐसे ही हर एक टॉपिक के रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल का लेक्चर आएगा, फिर आपको खुद न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ एक एमसीक्यू टेस्ट भी आएगा हर एक टॉपिक के बारे में। अगर इसकी बात करें तो क्लास 11th का एनसीईआरटी के अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक टेस्ट आएगा। ऐसे ही हर एक टॉपिक के रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल स्पेसिफिक टेस्ट आते रहेंगे। चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिक बैलेंस शीट के बारे में। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो वो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। इसका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करें तो वो ऐसे बनती है जिसके अंदर आप लिखते हैं लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज, यहाँ पर आता है अमाउंट, यहाँ पर आता है असेट्स एंड यहाँ पर आता है फिर से अमाउंट। इसको याद करने का तरीका है एल ए क्यूब। ठीक है ना, एल एक बार आ गया, फिर ए तीन बार आ गया ना, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट एंड अमाउंट। अब इसका कहने का यह मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली कोई ना कोई असेट बिल्ड होगा। सर अच्छा, मतलब अगर आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, आप 5 लाख रुपए लेकर आए, 10 लाख रुपए लेकर आए, फिर आप उसको ऐसे आइडल तो नहीं रखेंगे। आप कोई ना कोई स्टॉक परचेज करेंगे या फिर कोई ना कोई मशीनरी परचेज करेंगे। इस इक्वेशन का कहना यही है कि जो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल की साइड है वो हमेशा असेट्स के इक्वल रहेगी। सर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, पैसा था हमारे पास, बट हमने कोई भी असेट परचेज नहीं करा, तो तभी भी क्या इक्वेशन सही है? तो जी आंसर है हाँ। अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज और आपने कोई स्टॉक को परचेज नहीं करा, बट फिर भी ये पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में तो पड़ा होगा ना, तो वो भी तो एक एसेट ही है आपका। तो ये जो इक्वेशन है वो हमेशा होल्ड करेगी। इस इक्वेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। चलो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट बनाने की तरफ। आपके एग्जामिनेशन के अंदर एमसीक्यू पूछे जाने हैं, तो आपको बैलेंस शीट बनाने के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपसे कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर के बारे में पूछ सकते हैं कि आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या है। मोस्ट प्रोबेबली आपसे कैपिटल के बारे में पूछ सकते हैं कि आप एक बैलेंस शीट बनाओ, उसमें एक ओनर ने कितना कैपिटल लगाया उसको कंप्यूट करो, आपको ढेर सारी एंट्रीज वो दे देंगे। चलो बात को स्टार्ट करते हैं। आपको अगर बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जी हमने यहाँ पे लिख दिया, एल ए क्यू का फॉर्मूला याद है। तो पहले लाइबिलिटीज आ गई, फिर अमाउंट आ गया, फिर असेट्स आ गए और फिर हमारा अमाउंट आ गया। अब इसके साथ साथ जब भी हमें बैलेंस शीट को बनाना है, हमें अलग अलग वो एंट्रीज देंगे, बताएंगे क्या एसेट है आपके पास, क्या लाइबिलिटी आपने इंकर करी। इसके साथ साथ आपको 2 अकाउंट और बनाने पड़ेंगे। ये कौन सा अकाउंट है? तो वो है कैश का अकाउंट एंड बैंक का अकाउंट। मैं कैश का अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ? देखो जब आप बिजनेस करोगे, आप ड्यूरिंग देयर बड़ी सारी ट्रांजेक्शन करोगे, तो अगर आपको कोई एक टाइम पे कैश का बैलेंस बताता है कि आपके पास इतना कैश पड़ा है, उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन होंगी तो कैश या तो मैं पेमेंट करूंगा या तो रिसीव होगा। तो इसीलिए हमें कैश का अकाउंट स्पेसिफिकली बनाना पड़ेगा। हमें कोई कैश की इंफॉर्मेशन देगा, उसके बाद अलग अलग ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैश की बात करें तो ये एक एसेट ही है, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, बट बैलेंस शीट एक डेट की बनती है, एक डेट के ऊपर बनती है। मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च अगर होता है तो उस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हम बता रहे इस दिन हमारी कितने लाइबिलिटीज हैं, इस दिन हमारे पास कितने के असेट्स हैं। अब इस असेट के अंदर कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा, बट इसका हम अलग अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग देयर बड़ी सारी ट्रांजेक्शन होगी, हमें एक एंड का बैलेंस जो 31 मार्च का बैलेंस है उसको कंप्यूट करना है। कैश हमारा एक असेट अकाउंट है तो यहाँ पर डेबिट आएगा। कैश आपका अगर इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है, अगर कैश डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। सेम केस है आपका बैंक अकाउंट के साथ। बैंक के अंदर पैसा आएगा तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, बैंक से पैसा जाएगा तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। देखते जी क्या क्वेश्चन दे रखा है। बैलेंस शीट बनाने के बारे में बात लिखी गई है, तो हमारा दिमाग जाएगा कौन सा एसेट साइड पे ट्रांजेक्शन जाएगी, कौन से लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। चलो पहला एंट्री आती है जो बोल रहा है रोहित ने बिजनेस को स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज कैश लेकर आया।
तो मोटा मोटा बात है जी, स्टार्टिंग के अंदर कैश आ गया 5 लाख रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना समझ में आता है ना, कैपिटल आ गई। सर ये कैपिटल आ गई, इसको आप लाइबिलिटीज की साइड पे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में लिखो ना, यहाँ पे कैपिटल आता है और लाइबिलिटीज आती है। नहीं, अभी हम नहीं लिखेंगे इस कैपिटल को, क्योंकि आगे जाके इस कैपिटल में चेंजेस आएंगे। क्या पता प्रॉफिट हुआ हो, क्या पता लॉस हो, क्या पता कैपिटल बढ़ गई हो, क्या पता कैपिटल रिड्यूस हो गई हो। तो अभी हमने नहीं लिखा, सिर्फ हमने कैश के अकाउंट में एंट्री करी। कैश हमारे पास 5 लाख रुपए का पड़ा है। चलो, उसके बाद कह रहा है ओपन द बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। तो यहां से 5 लाख रुपए में से 4,80,000 रुपए तो चले गए जी। कह रहे जी बैंक अकाउंट में डाल दिए, चले गए मतलब अपने पास ही है, बस बैंक अकाउंट में चले गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 4,80,000 आ गए, हमने लिख दिया जी, बढ़िया हो गया। अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे, एक फर्नीचर को हमने परचेज करा है 60,000 रुपीज का, और हमने चेक इशू करा उसी दिन पे, तो मतलब हमारे बैंक से पेमेंट हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू फर्नीचर को पेमेंट होगी। कम करना में बैंक को, तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया जी, फर्नीचर की वजह से हमारे बैंक से 60,000 रुपए चले गए। साथ ही साथ ये हमारा एक असेट है, फर्नीचर तो हमारे एक असेट है ना। अब फर्नीचर के रिस्पेक्ट में आगे कुछ डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रखी। अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट पे, तो वो रिड्यूस होगा ना, यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं कर रखा। तो हम फर्नीचर को अपने एसेट साइड पे लिख सकते हैं। हमने लिख दिया जी फर्नीचर है 60K का, 60,000 का फर्नीचर हमने लिख दिया। एक एंट्री हमारी बैलेंस शीट में आ गई। अभी हमें कैश का पता नहीं है 31 मार्च को कितना है, ना हमें बैंक अकाउंट को पता है कि 31 मार्च को कितना है, इसलिए हमें और एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं, कह रहा है जी आपने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करा फॉर द बिजनेस फॉर 1,25,000, और इसके रिस्पेक्ट में आपने एडवांस पेमेंट करी 10,000 रुपए इन कैश, पेड टू रामजी लाल। देखो, अगर आपकी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है, कोई एंट्री है जिसमें नाम आ रहा है किसी बंदे का, तो उसमें माना जाता है कि आपने पेमेंट नहीं करी, आपने उधार पे खरीदा है। अगर आपने पेमेंट कर दी होती तो यहाँ पे लिखा होता कि आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 1,25,000 की, बात खत्म। आपने पेमेंट कर दी, इसका मतलब अगर यहाँ पे नाम लिखा हुआ जी रामजी लाल से आपने लिए, तो मतलब आपने पैसे नहीं दिए, तो रामजी लाल ने आपको उधार दिया। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि 10,000 रुपए का कैश का तो पेमेंट हुई है ना, तो हमारे 5 लाख रुपए पड़े थे, जिसमें से 4,80,000 बैंक में चले गए। यहाँ पे हमने एक एडवांस दिया है, ये भी हम यहाँ से 10,000 रुपए रिड्यूस कर देंगे, 10,000 रुपए हमारे और कम हो गए। चलो, साथ ही साथ मतलब हमने इसको 10,000 रुपए दिए, तो 1,15,000 का इसने हमें उधार दिया जी, उधार दिया ना। कैपिटल असेट को परचेज करने के लिए, मशीनरी को परचेज करने के लिए इसने मेरे को 1,15,000 का उधार दिया। अब इसको हम क्रेडिटर्स नहीं बोलेंगे, क्रेडिटर्स जनरली वो वाला टर्म यूज करते हैं जिससे आप जो आप चीजें खरीद रहे हो, बेच रहे हो। प्लांट एंड मशीनरी आप बेचोगे नहीं, आप उससे बिजनेस करने के लिए आपने खरीदा उसको, तो इसको आप लोन की तरह डिनोट कर सकते हैं जी, मेरे को 1,15,000 का लोन दिया है, जो भी मतलब रामजी लाल है उन्होंने मेरे को पैसे दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 1,15,000 का लोन है। आगे जाके कोई भी एंट्री में ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी पेमेंट हो गई है, मतलब ये लोन तो है ही है, लिख दो जी लोन हो गया हमारा 1,15,000 का। इसमें कोई भी आगे जाके पेमेंट के बारे में नहीं लिखा, तो ये लोन तो हमारा है ही है। यहाँ पे लिख देते हैं अभी 1,15,000, ठीक है ना, 1,15,000 हो गए। अगली एंट्री देखेंगे, आपने गुड्स को परचेज करा सुमित ट्रेडर से, फिर से नाम आ गया सुमित ट्रेडर, मतलब इसको भी पेमेंट नहीं करी आपने 55,000 रुपए की, 55,000 के आपने गुड्स को परचेज करा, कोई पेमेंट की बात आगे भी नहीं कर रखी। लो जी, ये हो गए आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके 55,000। अगर टोटल लोन की बात करें तो यहाँ पर आपका और कोई एंट्री है नहीं, तो आपका लोन निकल कर आता है 170 का आपका लोन है। चलो, आगे क्या बात लिखी गई है, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000। अच्छा, हमने हमने जो मशीनरी बाय करी थी, वो हमारी मशीनरी भी तो एसेट है ना, यहाँ पे लिखो, भूल गए क्या? 1,25,000 रुपए यहाँ पे लिखो, 1,25,000, 1,25,000 की हमारी मशीनरी आई है। इसके बाद आपने अगर गुड्स को परचेज करा है, ये सुमित से आप गुड्स जो परचेज करके लेकर आए 55,000 रुपीज के, तो आपका स्टॉक है ना ये, तो ये भी स्टॉक की साइड पे जाना चाहिए। मैं 55,000 यहाँ पे लिख दूं स्टॉक का? नहीं सर, रुको, आपने जो 55,000 रुपीज का स्टॉक परचेज करा, उसमें कुछ बेचा भी तो होगा ना, बेचा भी तो है, सिर्फ खरीदने के लिए थोड़ा ना रखा है। तो आगे एंट्री में लिखा हुआ है कि आपने गुड्स जो 25,000 रुपए के थे वो बेच दिया रजनी एंटरप्राइज को 35,000 रुपीज का। अब इसमें भी देखो लिखा हुआ है रजनी एंटरप्राइज को आपने बेचा है, इसमें कोई पेमेंट की बात नहीं करे गई, तो मतलब रजनी एंटरप्राइज को मैंने उधार पे बेचा है, इससे पैसे लेने हैं, तो ये तो लिख दो जी
रजनी आपसे आपसे पैसे लेने जी, डेटर बन गया आप मेरे जी डेटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 35,000 रुपीज। इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक की बात करें तो 55,000 का स्टॉक हमने परचेज करा था, जिसमें 25,000 का जो गुड्स था जिसकी कॉस्ट 25,000 थी वो हमने बेचा था 35,000 में। तो मतलब मेरे पास जो बैलेंस स्टॉक रह गया होगा वो 30,000 का 31 मार्च के दिन। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ जी मेरी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। अब मैं ये लिख सकता हूँ जी 30K की मेरी इन्वेंट्री है। 55,000 के मैंने परचेज करे थे, 25,000 वाले जो थे उतने के बेच दिए, बैलेंस जो बचा वो 30,000 का बचा। ठीक है, और कोई एंट्री तो नहीं लग रही। अब और कोई एंट्री नहीं, अब सिर्फ कैश और बैंक की एंट्री रह गई है। अगर कैश की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख रुपए था, जिसमें से 4,90,000 मैंने दे दिया है। तो इसमें अगर बैलेंस फिगर की बात करें तो बैलेंस रह गया 10K, 10K बैलेंस रह गया, 10K बैलेंस रह गया। ये 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज। 10K का मेरा बैलेंस आ गया, इसको मैं यहाँ पे कैश में लिख देता हूँ। एसेट है ना मेरा, 10,000 रुपये बचे मेरे पास। लो जी, यहाँ पे भी 10,000 रुपये आ गया। इसके बाद अगर बात करें बैंक अकाउंट की, तो बैंक में 480 थे, जिसमें से 60,000 का फर्नीचर लिया था और कोई पेमेंट करी नहीं। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस रह गया बैंक के अंदर 4,20,000। मेरे पास कैश था बट मैंने सारा सामान उधार पे खरीद लिया। 4,20,000 का मेरा बैलेंस रह गया और ये मेरा एक असेट है, तो मैंने यहाँ पे बैंक का लिख दिया। बैंक के अंदर मेरे आ रहे हैं 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, चल नहीं रहा यार ये, ठीक है 4,20,000। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे, 4,20,000 है। ये सारा का सारा असेट साइड हो गया और कोई एंट्री लग नहीं रही। इसको ऐड करेंगे फटाफट। 60, 125, 185, 185, 185 एंड 35, 220, 220 एंड 30, 250, 250, 260, 260 एंड 420। ठीक नहीं लग रहा कुछ, एक बार फिर से करेंगे। 60,000 है, 125, 125, 35, 35 का ये डटर, ये हो गया 160, 160, 220, 220 और हमारा इन्वेंट्री है 30 का, 220, 250, 250 कैश हमारा 260, 260 एंड हमारा है 420, तो 680 हो गया। 680 यहाँ पे लिखेंगे हमारे टोटल असेट्स हैं। अगर 680 हमारे टोटल असेट्स हैं, जिसमें हमारी लाइबिलिटीज हैं 170 की, तो बैलेंस जो हमारी कैपिटल हुई, कैपिटल का बैलेंस हमारा निकल कर आता है 5,10,000, 5,10,000। ये हमारा कैपिटल आ गया। अब आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी कैपिटल कितनी है। मैं आपको ये वाला जो लिख के है ना वो बेटर तरीके से दे दूंगा। अभी शायद पेन टैब बड़ी तरीके से वर्क नहीं कर रहा। तो आपकी कैपिटल आ रही है 5,10,000 रुपीज। अब इसके अंदर देखो, क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो कैपिटल निकालने पे ही आ सकता है। इसका एक इजी तरीका भी था, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली। इसका एक इजी तरीका भी है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पूछ रहा है। और कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल वो होती है जो पैसा खुद इंट्रोड्यूस करा गया, साथ ही साथ जो पैसा कमाया गया। अगर यहाँ पे हम देखें तो 5 लाख रुपए तो इंट्रोड्यूस करा था, ये तो कैपिटल है ही है, इसको तो लिख लो एक साइड पे। साथ में यहाँ पर कमाई क्या हुई है, 25,000 रुपए के गुड्स को 35,000 पे बेच दिया है, तो मतलब यहाँ पे 10,000 रुपए कमाया। अल्टीमेटली जो कैपिटल आनी थी वो 5 लाख प्लस 10,000 ही आनी थी। 10,000 रुपए की कमाई है, 5 लाख रुपए की कैपिटल है। टोटल कैपिटल, कैपिटल को हमेशा कैपिटल एंड रिजर्व्स बोलते हैं, तो यहाँ पे 5,10,000 ही आना था। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि इसमें किसी भी पार्ट को पूछा जा सकता है, क्या पता आपसे बैलेंस, कैश का बैलेंस पूछ लेते, आपसे बैलेंस जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो पूछ लेते, तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए हमने सारी की सारी इस एंट्री को मतलब सॉल्व करा। क्या पता आपसे बैलेंस, इन्वेंट्री के बारे में, प्रॉफिट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ये बेसिक बैलेंस शीट के बारे में। आप खुद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इस समय होनी चाहिए। आप खुद सॉल्व करेंगे, मेरे को मतलब पॉज करके। चलो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को वापस से लाइबिलिटीज एंड एसेट्स वाला अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। इसके बाद हमारे को बनाना है एक कैश अकाउंट, ठीक है, एंड एक बैंक अकाउंट। ओके चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120, तो यहाँ पर डेबिट साइड पे हम लिखेंगे जी 120 से। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब फटाफट क्या कहते हैं सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, पूरा वर्किंग करके थोड़ा दिखाना है। 120 से यहाँ पे लिखा। रेंट रिसीव की बात करें तो रेंट रिसीव आपका इनकम है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। साथ ही साथ आपका 10,000 रुपये आपको मिलेंगे भी तो ना पैसे, आपको रेंट मिला तो पैसा मिलेगा, हमने लिख दिया।
आपने इन्वेस्टमेंट करी है शेयर्स के अंदर, 50,000 रुपए के आपने शेयर्स को परचेज करा, तो यहाँ से आपकी कैश की पेमेंट हो जाएगी। बैंक अकाउंट की कोई बात करने रखी, आपके पास यही अभी अकाउंट है, तो मतलब यहीं से पेमेंट कर रहे होंगे। तो 50,000 की आपने पेमेंट कर दी, आपने शेयर्स को परचेज कर लिया। अब ये शेयर्स एक असेट है कि नहीं है? सर ये असेट है। अब हम देखते हैं आगे इस शेयर्स को बेचा गया है, नहीं बेचा गया, तो ये हमारे यहाँ पर असेट्स में हम लिख देंगे शेयर्स 50,000, लिख दो जी, लिख दो, ये हो गया। आपने डिविडेंड्स को रिसीव करा है। अब डिविडेंड 5,000 के प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, आपने 5,000 पे रिसीव करे, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम है। इसके साथ साथ कैश के अंदर भी आपका ये 5,000 आएगा, लिख दो। इसके बाद आपने कैश की पेमेंट करी हाउस होल्ड खर्चों के लिए। आपने अगर कोई अपना खुद का खर्चा कर लिया बिजनेस से, तो उस केस के अंदर इसको माना जाता है आपने अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, तो एक तरह का ये कैपिटल विड्रॉल ही माना जाएगा। आपने 7,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। इसका नेट इंपैक्ट जब हम कैश को नेट निकालेंगे, हम बैलेंसिंग फिगर तो कैपिटल निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट आ जाएगा क्योंकि कैश रिड्यूस हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ से 7,000 रुपए की पेमेंट होगी क्रेडिट साइड पे। एक एंट्री हमारी बीच में रह गई, आपने गुड्स को परचेज करा था क्रेडिट पे फ्रॉम रागिनी 35,000। 35,000 का मतलब आपने उधार लिया है और आपके पास स्टॉक पड़ा होगा 35,000 का। अब ये हमारा लोन है, अब इस लोन को मैं लिख दूं 35,000, बट मेरे को देखना पड़ेगा आगे हमने इसको पेमेंट करी कि नहीं करी। हमने इसको पेमेंट कर दी, देखो रागिनी को हमने पेमेंट कर दी, तो मतलब ये एंड ऑफ द डे जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन मेरी लाइबिलिटी ने पे ऑफ हो गई। बीच में लाइबिलिटी इंकर हुई थी, बट बैलेंस शीट बनने से पहले पहले मैंने उसको पे कर दिया, तो ये मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, आपने गुड्स को बेचा जिसकी 10,000 रुपए की कॉस्ट थी, आपने बेचा उसको 14,000 का। ठीक है जी, मेरे को 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसकी अभी हम एंट्री करेंगे कहाँ पे, मेरे को 14,000 रुपए रिसीव हुए, तो कैश अकाउंट में मैंने लिख दिया 14,000 रुपीज। ठीक है, आपने कैश की पेमेंट कर दी 35,000 की, रागिनी को लेस कर दो जी, सारा का सारा ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में ही हो रहा है, तो 35,000 की आपने पेमेंट कर दी। आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया 20,000 रुपीज को। बैंक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपए ही पड़े और यही आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा एंड में। 20,000 रुपए ही पड़े थे, तो मतलब आपने इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। चलो अब हम देखेंगे जी, हमारे बैंक अकाउंट में तो 20,000 है, वो मैंने सीधा लिख दिया। 50,000 के शेयर से 20,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो स्टॉक मैंने 35,000 का परचेज करा था, जिसमें से 10,000 रुपए के कॉस्टिंग के स्टॉक को मैंने बेचा था, तो इसमें मेरे पास 25,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा होगा। लो जी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कभी भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है ना, उस पर स्टार लगा ले करो। अभी इसकी एंट्री हमें कहा कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25,000 का भी ये हमारी क्या कहते हैं इन्वेंट्री रह गई है। इसके बाद और तो कुछ नहीं है। चलो जी, अब हम इस कैश की बैलेंस की फिगर निकालेंगे, कितना कैश हमारे पास पड़ा होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। एक 20, एक 30, 135, 135, 149, 149 टोटल है, जिसके अंदर से मैंने पेमेंट कितनी कर दी 57, 57 एंड 55, 55, 57 एंड 55, तो 112 हो गया, 109 हो गया ना। ठीक है ना, 55 एंड 57, ठीक है। 109 ठीक नहीं लग रहा कुछ। 50,000 की पेमेंट करी है, 7,057 और कुछ पेमेंट करी है और कुछ। ठीक है, 57,000 एंड 55,000, 55 है ना, ओके। तो 1112, 112,000 की आपने पेमेंट कर दी। बैलेंस कैश आपके पास कितना पड़ा होना चाहिए 37,000। चलो जी, 37,000 का आपका बैलेंस कैश पड़ा होना चाहिए। अब ये बैलेंस कैश कहाँ पे जाएगा, आपका एसेट के अंदर 37,000। चलो, और कोई भी एंट्री नहीं है आपके पास, कोई भी लोन वगैरह नहीं है, आपने कोई लोन नहीं लिया, आपने पेमेंट कर दी थी, तो यहाँ पर अगर हम पूरे एसेट्स को ऐड करें वो कितना आएगा 50, 20, 25, ये हो गया आपका 95, 95 प्लस 95 प्लस 37, 95 प्लस 37, तो ये हो गया आपका 120 आई गेस, 1 2 एंड 132, 132, तो टोटल आपका 132 यहाँ पे एसेट्स आ रहा है। और ये सारा का सारा आपका क्या है कैपिटल, सारा का सारा आपका क्या है कैपिटल, कैपिटल सारा का सारा क्या है आपका कैपिटल 132, 132। अगर इसको आपको खुद भी अगर वेरीफाई करना है, अगर खुद भी आपको इसको चेक करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 120 का आप क्या कहते हैं कैश लेकर आए थे, ये तो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी थी। इसके बाद आपने 10,000 रुपए का रेंट रिसीव करा, या फिर आप इंटरेस्ट को आपने डिविडेंड्स को आपने रिसीव करा, इसको ऐड करेंगे 120 प्लस 10
130 प्लस आपका डिविडेंड्स आपने 135 और आपने 4,000 रुपये यहाँ से कमाए। इसके बाद आपने 7,000 रुपये निकाल लिए। हम इसको एक बार अलग से करके देख लेते हैं। 120 में आप 10 ऐड करेंगे, 130 में 5 ऐड करेंगे, 135 के अंदर आपने 4,000 रुपये स्टॉक को बेच के कमाए, 139 के बाद आपने 7,000 रुपए की हाउस होल्ड के खर्चे कर लिए थे, तो बैलेंस फिगर आपकी कितनी रहेगी? 132 की। 139 के बाद 7,000 का आप घर ले गए, खर्चे करवा लिए अपने, तो कैपिटल कम होगी ना, तो 132 बन के रह गई। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, मेरे हिसाब से इतना इनफ है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप की तरफ चलेंगे, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप अपनी किताबों में लिखते हैं कि मेरे खाते में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए, बट उसके बाद अगर आप एक्चुअल में पासबुक देखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर वो आप डिफरेंस को निकालते हैं कि किस वजह से डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किताब के अंदर आपका अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपीज, आपके हिसाब से आपके खाते में 10,000 रुपए पड़े हैं, बट आपने कोई ऐसे चेक इशू कर रखे थे, किसी पार्टी को आपने काट के दे दिया था, ये ले चेक ले जा, अपनी पेमेंट करवा ली, चेक लगा दियो, बट इस पार्टी ने वो चेक लगाया नहीं। तो मेरे एक्चुअल में बैंक अकाउंट में जब मैंने चेक को इशू करा होगा, तो मैंने खाते में एंट्री कर दी होगी ना, मेरे तो 2,000 रुपए गए, बट वो क्लियर होता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या फिर वो नहीं करता, भूल जाता है, चेक मिसप्लेस कर देता है। और मैं बैंक अकाउंट में जब गया, मैंने पासबुक से स्टेटमेंट निकलवाई, तो देखा तो 12,000 रुपए आ रहे थे। तो यहाँ पर जो रिकंसिलिएशन है वो इसी बात का है। तो आप बताएंगे, देखो हमारी बुक्स के अंदर 10,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है, हमने एक आधा चेक इशू कर रखा है 2,000 रुपए का, तो उसकी पेमेंट अभी हुई नहीं है, उसने चेक लगाया नहीं है, तो इसीलिए हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 12,000 रुपए पड़े हैं। ठीक है ना, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। आपको दो चीज के बारे में ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस तरीके से मूव कर सकता है। एक तो आपको आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, आपकी बुक्स के अंदर कितना पैसा पड़ा बैंक अकाउंट में, वो दे रखा होगा, और बोलेगा जो एक्चुअल बैंक अकाउंट में पैसा है उससे रिकंसाइल करो, या फिर ऐसा दे देगा कि हम आपको बता रहे हैं कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, पासबुक के हिसाब से कितना पैसा पड़ा है, आप इसको रिकंसाइल करो, जो आपकी बुक्स के अंदर पैसा है उससे, जो आपने अकाउंट्स के अंदर मेंटेन कर रखा है उससे रिकंसाइल करो। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो, बैलेंस एज पर कैश बुक, हम सीधा लॉजिकल थिंकिंग में सोचेंगे, ऐसा कुछ फॉर्मेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। कैश बुक का मतलब है हमने अपनी किताबों में एंट्री कर रखी है, हमने लिखा है जी हमारे बैंक के अंदर 3,200 रुपीज पड़े हैं। अब इसमें प्लस माइनस ही करना ना, और तो क्या ही है, देखते हैं। कह रहे जी चेक इशू कर रखे हैं बट प्रेजेंट नहीं हुए वो पेमेंट पे, हमने चेक इशू कर दिए थे बट पेमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब है मेरे बैंक के अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश बुक, तो मतलब हम बैंक की तरफ अब जा रहे हैं। हमारी कैश बुक में लिखा है कि हमारे बैंक के अंदर 3,200, इसका मतलब है मैंने अपने खातों में लिखा है कि मेरे बैंक अकाउंट में 3,200 रुपीज पड़े हैं। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट या फिर जो एंट्रीज दे रखे हैं वो बता रही है कि क्या हुआ है एक्चुअल के अंदर। तो 3,200 मैंने लिखे हुए अपने खाते में, और मेरे को बताया जा रहा है आपने चेक इशू करे थे 1,800 रुपीज के, जो अभी लगे नहीं, प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब बैंक के पास आए नहीं वो पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो इस केस में मेरे बैंक में 1,800 रुपए ज्यादा होंगे, 1,800 रुपीज ज्यादा होंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही आपने चेक डिपॉजिट कर रखे हैं बट उसका पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है, आप चेक जाके देख रहा है बैंक को अपने, ये देखो मेरे को चेक मिला 2,000 रुपए का, आप ये पैसे रिकवर करो मेरे, बट 2-3 दिन लग जाते क्लियर होने में। तो कह रहे जी हमने अपने खाते में लिखते 2,000 रुपए आ गए, बट बैंक के पास अभी तक नहीं है, तो मतलब बैंक के पास वो नहीं होंगे तो लेस कर देंगे ना, बैंक के पास नहीं है। साथ में कह रहे हैं अगर बैंक के चार्जेस है 150 रुपए, बैंक ने कुछ पैसे काट रखे हैं, हमने उसकी एंट्री नहीं करी, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं? जब तक हम स्टेटमेंट लेकर नहीं आएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब हमें लगता है ना हमारे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, फिर जब हम स्टेटमेंट लेकर आते हैं 300 रुपए इस बात से कटे हुए हैं, 200 रुपए इस बात से कटे हुए हैं, वो बात आपको बाद में पता चलती है। तो इस केस में हमारे बैंक अकाउंट में थोड़े से कम पैसे होते हैं, हमें लगता है ज्यादा होंगे बट कम होते हैं। तो ये 150 रुपए के चार्जेस हमें तब पता चले जब स्टेटमेंट हमारे पास आई, तो इसको भी हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इन फिगर्स को एडजस्ट करके, 1,800 ऐड है, 2,150 लेस है, तो नेट इम्पैक्ट शायद 350 लेस है, 350 लेस है, 350 को 3,200 से लेस करेंगे तो 2,850 निकल कर आएगा। तो ये बैलेंस आपका एज पर पासबुक है या फिर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में है। आपकी किताबों में आपके बैंक में 3,200 रुपीज पड़े हैं, बट एक्चुअल में जब आप पासबुक लेकर आए तो उसके अंदर 2,850 थे। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने पढ़ ली है। चलो, सेम कॉन्सेप्ट को हम करेंगे बट हम थोड़े से दूसरे तरीके से समझेंगे।
हम आपस बैलेंस दे रखा है पासबुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से मतलब बैंक अकाउंट के अंदर हमने जब पासबुक निकाली, स्टेटमेंट निकाले, उसमें 10,000 रुपए पड़ा है। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, हमारे किताबों में जो एंट्री कर रखी है उसमें कितना बैलेंस है हमारे पास। मेरे पास स्टेटमेंट पड़ी है, उसमें लिखा है 10,000 रुपए, और मैं आप देखूंगा जी मेरी किताबों में क्या एंट्रीज हो रखी हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। चलो उल्टी तरफ से हमें सोचना है। बैंक ने कलेक्ट करा एक चेक ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री किशन। देखो नाम के अंदर फर्क है, पहले ऐसी एंट्रीज होती थी बट आजकल थोड़ा ना होता, आजकल तो सारा ऑनलाइन है। कह रहे जी श्री कृष्ण का एक चेक था जो कि गलती से श्री किशन के अकाउंट में चला गया। मतलब अब मेरी बात समझो, जब मेरे को चेक मिला होगा, मैंने अपनी किताबों में क्या कर दिया होगा जी, 500 रुपए आ गए, बट मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो तो किसी और के खाते में चले गए। तो मेरी किताबों में 500 रुपए एडेड होंगे ना, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो जी 500 रुपए ऐड, ठीक है। दूसरी एंट्री करेंगे, बैंक ने रिकॉर्ड करा है कोई कैश डिपॉजिट को, मैंने कैश डिपॉजिट कराया 1589 का, और बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया 1598 का, ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया 9 रुपए से, तो मेरी किताबों में वो कम होगा 9 रुपए से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -9, ठीक है। विदड्रॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आज की, विदड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, उसका कास्टिंग होता है जब आप पूरे, जब दिन के एंट्री बड़ी सारी एंट्रीज वगैरह होंगी ना, उसको ऐड करते हैं आप, और फिर एंड में लिखते हैं जी आज की हमारी या एक महीने की इतनी ट्रांजेक्शन हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक, हम पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं, कह रहे हैं वो अंडरकास्ट करा है बैंक ने 100 रुपए से। इसका मतलब क्या है, मैंने विड्रॉ कर रखे बैंक से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, और जब बैंक ट्रांजेक्शन को लिख रहा था तो उन्होंने जो ऐड करा ना, उसको कास्टिंग वगैरह करी, तो उसको 100 रुपए से कम लिख दिया, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने विड्रॉ करे कितने, 9, उन्होंने लिख दिया 100 रुपीज से अंडरकास्ट करा ना, उन्होंने लिखा कि 900 रुपीज उन्होंने विड्रॉ करे। 1,000 नहीं, 100 रुपए से कम जो उन्होंने अंडरकास्ट करा, तो 900 रुपीज उन्होंने बोल दिए। तो इस केस के अंदर मेरे जो बैंक अकाउंट होगा, अब जो पासबुक है उसमें तो 100 रुपए ज्यादा आ रहे होंगे, और मेरी किताबों में 100 रुपए कम आ रहा होगा, तो इसको मैं लेस कर दूंगा। ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट का पॉइंट आ सकता है, कास्टिंग का ही बात है इसके अंदर, आपने एडिंग के अंदर कुछ ना कुछ गलती करा है, अंडरकास्ट करा तो उसका इंपैक्ट आ सकता है, ओवरकास्ट करा तो उसका भी इंपैक्ट आएगा, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 रुपीज एज ऑन द पासबुक वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस। ओहो, देखो आप जब आपको सैलरी वैलरी मिलती है, कोई पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो क्या लिखते हैं, आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। वही कह रहे कि बैंक ने जो 1500 रुपए का हमारे क्रेडिट का बैलेंस था, मतलब हमें बैंक से लेने थे, उसने गलती से डेबिट साइड पे लिख दिया 1500 रुपए, तो इसका नेट इम्पैक्ट कितना आएगा, नेट इम्पैक्ट 3,000 रुपए हुआ ना। मेरे को बोला जी मैंने बैंक से 1500 लेने थे, बट बैंक ऐसा कह रहा है कि उसने हमसे अब 1500 रुपए लेने हैं, तो इसका अगर हम इम्पैक्ट करें, बैंक ने 3,000 रुपए का झोल किया, मतलब मेरी किताबों में 3,000 रुपए ज्यादा आ रहे होंगे, बैंक ने 3,000 रुपए कम कर दिए। पहले मेरे को जो 1500 रुपए देने थे, कह रहा आपसे लेने हैं, डेबिट बैलेंस पे दिखा दिया, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3,000 रुपीज, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ 350 रुपीज वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस, कह रहा हमने कोई पेमेंट करी थी, उसको 2 बार रिकॉर्ड कर लिया बैंक ने, पासबुक के अंदर 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, तो मतलब मेरे खाते में तो 300 350 रुपए ज्यादा पड़ेंगे, मैंने तो एक बार ही ट्रांजेक्शन करी होगी, इसको भी ऐड कर दो ट्वाइस, बैंक ने ट्वाइस करा है ना पेमेंट का, मैंने तो ना ट्वाइस करा है, ठीक है। लास्ट एंट्री, द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस फॉर अ चेक ऑफ इतना डिपॉजिटेड बाय किशन। लो जी किशन की एक और एंट्री आ गई, हम कृष्ण हैं, ये किशन का पैसा हमारे पास आ गया है, तो ये 1,000 रुपए किशन का था जो कि हमारे अकाउंट में आ गया, तो बोलेंगे जी ये वाली एंट्री हमने थोड़ा ना करी होगी, ये तो बैंक ने गलत करा है, तो ये वाली एंट्री हमारे खातों में ठीक होगी, तो इसको लेस कर दो जी, हमारे बैंक में आ रखा है बट हमारा नहीं है, लेस करो, हमारी किताबों में तो हमने इसको एंटर नहीं कर रखा होगा। चलो अब हम इसको एडजस्ट करते हैं जी, हमारी किताबों में कितना पैसा आ रहा होगा, इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1109, और अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो गया 10,500, 10,850, 13,850 में से आप 1109 को लेस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 410 1 4 7 12 12741, 12741 के हिसाब से हमारे जो कैश बुक के अंदर हमने एंट्री कर रखे ना, अपने खातों में जो एंट्री कर रखी है वो 12,000
741 के हिसाब से कर रखी होगी। हमने बोल रखा होगा कि हमारी किताबों के अंदर जो बैंक में पैसा पड़ा वो 12,741 रुपए है, बट जब मैंने पासबुक देखी तो 10,000 रुपए था, तो मैंने बोला ट्रांजेक्शन गलत कहां से है, मोटा मोटा ट्रांजेक्शन में पकड़ूंगा। मैंने बोला 3,000 रुपए तुमने लेस कैसे कर रखे हैं, मेरे को तुमसे 1,500 लेने थे, बट तुमने तो लिखा है कि मेरे को तुमने मेरे से लेने वापस, ये क्या चक्कर है। तो कह रहे ये मोटा मोटा एक ट्रांजेक्शन तो ऐसे ही पकड़ लेंगे हम। तो उसके बाद ये सारी छोटी मोटी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ये करके आप समझ जाएंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और बेटर तभी समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो हर एक टाइप की एंट्री को आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मेरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको हर एक एंट्री वहां पर मिल जाएगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर अभी 2 MCQs 2 न्यूमेरिकल काफी हैं, इसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। चलो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन के अंदर आपका एक टॉपिक है AS10 का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वहां पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट आपका जो एग्जामिनेशन लेती है बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो डेप्रिसिएशन पूछ लेते हैं NCERT से, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरा एंड सन्स ने एक्वायर करा मशीनरी को 1,80,000 का अक्टूबर 1 2016 को। उन्होंने स्पेंड करे 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन के ऊपर, और फर्म राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10%, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। हर बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब जितने का आपने खरीदा उसके ऊपर हर बार डेप्रिसिएशन लगेगा। द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन द मशीन, उसका अमाउंट निकालने को बोला गया। सर ये तो इजी क्वेश्चन है, 1,80,000 एंड 20,000 रुपीज का इंस्टॉलेशन है। तो सर हमें पता है कि इंस्टॉलेशन का कोई भी खर्चा है ना, मशीनरी हमारे फैक्ट्री तक आने में जितना भी खर्चा होता है वो मशीनरी की कॉस्ट में जाता है, तो ये इंस्टॉलेशन का कॉस्ट मशीनरी की कॉस्ट में जाएगा। तो 2 लाख रुपीज की हमारी मशीनरी होगी, 10% का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, और ये 20,000 आ गया। यहां पर आपका क्वेश्चन हो गया गलत। डेप्रिसिएशन या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन वगैरह है तो वहां पर आपको डेट देखने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डेट को अंडरलाइन कर लेना। अब यहाँ पर देखो 1 अक्टूबर 2016 लिखा गया है, और यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी कि आपका कौन सा ईयर ये फॉलो करते हैं, किस ईयर के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो इस केस में आपको एज्यूम करना है जो इंडिया फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, आपको वो फॉलो करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। NCERT ने भी यही मतलब अजम्पशन लिया है। इसके बाद अगर बात करें तो अक्टूबर के अंदर आपने परचेज करा है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस 20,000 के बाद आपको इसको 6 महीने का निकालना होगा, 6 डिवाइडेड बाय 12 करके, तो डेप्रिसिएशन जो निकल कर आएगा वो आएगा 10,000। ये क्वेश्चन मोस्ट लाइकली आ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, जो कि है डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो वाला मेथड था। अब हम पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अंदर क्या होता है, पहले आप एक असेट को परचेज करते हैं, उसको डेप्रिसिएट करते हैं, फिर जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आती है आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता रहता है। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। Sahani Enterprise acquired a printing machine for 40,000 rupees on July 1, 2014. सर हमने ये डेट को अंडरलाइन कर लिया। And spent 10,000 rupees on its transport and installation. Another machine for 35,000 rupees were purchased on January 1st, 2016. ये भी अंडरलाइन कर लेते हैं। Depreciation is charged at the rate of 20% on written down value. Calculate depreciation to be charged in the financial year 2015 and 16. देखो मुद्दे की बात है, यहाँ पर 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बात जा रही है। एक है यहाँ पे 14-15 और एक है 15-16। ये बात को आपको ध्यान रखना है। 1 जुलाई को जो मशीनरी आपने ली है, अब हम उसको पहले डेप्रिसिएट करते हैं। 40,000 की ये मशीन है, ठीक है। 1 जुलाई को आपने परचेज करी, तो 14-15 31 मार्च 2015 तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा 10,000 भी इसमें हम ऐड करेंगे, 50,000 की इसकी कॉस्ट होगी। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की बात करें तो 20% है, 20% के बाद भी इसके अंदर आपको जो चार्ज करना है वो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का है, जो कि 9 मंथ्स का है। इसको हम करेंगे 10,000, 10 into 3 डिवाइड बाय 4, तो 7,500 आएगा। तो डेप्रिसिएशन आपका फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 7,500 है, और ऑन 31 मार्च 2015 इस मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 42,500। समझ में आती है बात। चलो अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं। ये तो 14-15 हो गया ना, क्वेश्चन देखो कह रहे हैं 15-16 का डेप्रिसिएशन बताओ, तो 15-16 यहाँ पे लिखेंगे।
एक तो हमारी ये मशीनरी है जिसकी रिटन डाउन वैल्यू है 42,500, इसके ऊपर सीधा 20% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा जो कि कितना निकल कर आएगा 8500। और एक और मशीनरी हमने इस साल परचेज करी है जो कि 35,000 की है, तो 35,000 इंटू 20% जो कि 7,000 है, इंटू इसको कितने साल के लिए करना है, कितने महीने के लिए करना है, तो जनवरी 1 को हमने परचेज करी है, जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीने के लिए, तो इसको कर देंगे हम 3/12। 7,000 को 1/4 से इंटू करेंगे तो आएगा 1750। तो टोटल डेप्रिसिएशन की बात करें 15 सेक्शन के लिए इन दोनों को ऐड करा हुआ 10,250। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ के आते अगर एग्जामिनेशन में आ जाता बिना प्रैक्टिस करे, चलो, या फिर गलत करके आते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है WDV के रिस्पेक्ट में ही, बट इसमें आपको डेप्रीसिएशन के रेट को निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 1,60,000 rupees and it is estimated that after its estimated useful life of 4 years, 4 साल की यूजफुल लाइफ है, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 rupees। इट इज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीनरी बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको WDV भी बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। इसमें भी बैलेंस है वो डिमिनिश होता रहता है। कह रहे कि आपको डेप्रिसिएशन के रेट को कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला के डेरिवेशन मेरे को नहीं आती तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। हम रेट की बात करते हैं वो कैसे निकलता है, आपको ऐसे करना है 1 माइनस जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है आप स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे डिवाइड बाय जो कॉस्ट है, इसको आप अंडर रूट करते हैं, जितना भी टेन्योर है जितना भी टाइम है उस मशीनरी का, इस केस में 4 है, और इसको आप इंटू करते हैं 100 से। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं बिना कैलकुलेटर को यूज करें। तो क्या निकल कर आता है 1 लेस, ये ईयर्स तो हमारे 4 हो गए, अंदर हमारी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें तो वो है 1,60,000। 1,60,000 के बाद अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें इंटू 100 तो ये वो छोड़ देते हैं, इस 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 का, अब हमें मतलब इस 4 को रूट के 4 को हटाना है ना, तो हमें अंदर की वैल्यूज का मतलब 4 वाला स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा आपका शायद 20 का 4, 1 लेस ये अंडर रूट 4, 10/20 का 4, तो ये 4 से आपका ये वाला कट जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 1 लेस 10/20 जो कि आपका निकल कर आएगा 0.5। 0.5 मतलब 50%। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, 50% की आपकी डेप्रिसिएशन निकल कर आ रही है। इसको हम अभी फिर से सॉल्व करेंगे एक बार TCS के कैलकुलेटर से। TCS कैलकुलेटर, चलो 10,000 डिवाइड बाय 1,60,000 ये कितना आता है, और इसका आपको देखो अंडर रूट का ये फॉर्मूला है, इसका आपको नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल है उससे करना है, तो ये निकल कर आता है आपका 0.50 जो कि 50% ही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 50% से आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे इसको डेप्रिशिएट करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन के बारे में जो कि ग्रॉस मेथड की बात करता है। आपका जो एक्चुअल में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है वो ऐसे प्रिपेयर नहीं होती कि आपका जैसे अगर आपने कोई एक कार को परचेज करा, फॉर एग्जांपल वो 10 लाख की थी, आपने 4 साल उसको चलाया, 10 साल की उसकी लाइफ थी, तो 4 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। 4 साल के बाद उसकी जो मशीनरी की वैल्यू है या फिर कार की वैल्यू है वो 6 लाख रुपीज है। तो आप अपनी बुक्स में या तो 6 लाख रुपीज दिखा दे डायरेक्टली, या फिर आप इस तरीके से दिखाएं कि मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेरी 10 लाख की थी, 4 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओवर द 4 इयर्स, और अगर बात करें आज के टाइम पे नेट वैल्यू की तो वो 6 लाख है। जो एक्चुअल में यूज होता है बैलेंस शीट के अंदर वो ये ग्रॉस मेथड ही है। तो हम ग्रॉस मेथड को एक बार समझने के लिए आए कि ग्रॉस मेथड में करते क्या है। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भाई किसी ने मशीनरी को परचेज करा है जिसकी ग्रॉस वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट इतने पे परचेज करा गया था 6 लाख रुपीज पे, साथ में लिखा गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब ओवर द इयर्स 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी थी 1 लाख रुपीज की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 60,000 रुपीज का, और वो आपने बेच दी 35,000 रुपीज की। तो कह रहा है आप एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाए, आप एक मशीनरी का अकाउंट बनाए, और आप एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए। इजी है, हम बनाते हैं। सबसे पहले मशीनरी का अकाउंट, मशीनरी की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट वही लिखना है,
6 लाख रुपीस की हमारी मशीनरी है, एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। इसके बाद इसमें से 1 लाख रुपए की मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी 40,000 की, क्योंकि इसमें तो 60,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 40,000 रुपीस की मशीनरी बिक गई है 35,000 रुपीस की। तो यहाँ पर किस अमाउंट से आपको रिड्यूस करना चाहिए? अगर हम मशीनरी अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस मेथड है, यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट ही आ रही है, ग्रॉस वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से भी आप मशीनरी के अकाउंट से ग्रॉस वैल्यू को रिड्यूस करेंगे जो आपने सेल करा है 1 लाख रुपीस का। अगर मशीनरी अकाउंट की बात करें तो ग्रॉस 5 लाख रुपीस की अब मशीनरी रह गई है, ठीक है। साथ में अगर हम एसेट डिस्पोजल की बात करें, जो आपने एसेट को बेचा है, तो वो एसेट था 1 लाख रुपीस का जो आपने बेचा ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो 60,000 की डेप्रिसिएशन थी। इसके बाद आपको पैसे मिले हैं, बैंक में पैसा आया आपका 35,000 रुपीस का। बैलेंस की बात करें 1 लाख था, 60,000 का डेप्रिसिएशन, 35 मिले, बैलेंस 4,000 रह गया ना। 40,000 की नेट वैल्यू थी बट 35,000 का बिका है, तो मतलब आपको बैलेंस जो फिगर है 5,000 का उसका लॉस हो गया है, तो इसको आप लॉस में लिखेंगे। टोटल ये भी मैच करेगा 1 लाख और ये भी 1 लाख। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपके 5 लाख रुपीस का 5,000 रुपीस का लॉस आ गया, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अकाउंट की बात करें तो डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी के नेचर का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रोविजन था वो था 2.5 लाख रुपीस का। अब वो प्रोविजन कितना का रह जाएगा? हमें नई डेप्रिसिएशन की बात नहीं करेगी, इसलिए इसको हमने और नहीं बढ़ाया, बट जो हमने मशीनरी को बेच दिया उसका प्रोविजन हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने मशीनरी का भी ओरिजिनल कॉस्ट को कम कर दिया। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन थी एक्यूमुलेटेड, जिस हमने एसेट को बेच दिया उसको हटाएंगे, तो जो बैलेंस प्रोविजन रह जाएगा वो रह जाएगा 1,90,000 का। अगर बात करें इसको अलग तरीके से बताने की, तो अब आपकी जो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास है वो 5 लाख है, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,90,000, और जो नेट वैल्यू की मशीनरी आपके पास रहेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन दैट इज 3,10,000। किसी भी पॉइंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जो कि है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स के बारे में। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट आपके बारे में, ये जो सारे के सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं ना, लेजर कहते हैं इसको, इसका जो भी बैलेंस होता है फिर उसको ट्रायल बैलेंस में हम लिखते हैं। एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड दोनों की दोनों मैच कर जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया ट्रायल बैलेंस का, सन्ड्री डेटर्स लिखे हुए हैं, आपको 68,000 रुपीज मिलने वाले हैं, आपको लेना है डेटर से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में इंक्लूडेड नहीं है, तभी तो अलग से बता रखा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि बैड डेट्स प्रूव्ड बैड बट नॉट रिकॉर्डेड। देखो अगर रिकॉर्ड कर लेते, अगर रिकॉर्ड लिख देते एंट्री, तो वो ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं तरीके से आ जाती। तो कह रहे हैं जी इसको तो हमने रिकॉर्ड करा नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपका बैड डेट लिखना है तो अब आपके जो डेटर्स हैं वो 68,000 में से आपको 8,000 को रिमूव करना पड़ेगा, जो आपके गुड डेटर्स हैं। कह रहा है साथ में आप प्रोविजन बनाएंगे 10% ऑफ डेटर्स। अब मुद्दे का बात यही है कि 10% 68,000 का, या फिर 68 पे से पहले 8 को लेस करें और बैलेंस 60,000 पे प्रोविजन बनाए, तो आंसर है 60,000 पे। बात करें तो 68,000 के डेटर से हम मान ही रहे कि 8,000 तो डूब गए पैसे, जो बैलेंस बचा वो 60,000 का है। प्रोविजन हमेशा बैलेंस के ऊपर ही बनता है एट द रेट 10%, यहाँ पे निकल कर आएगा प्रोविजन 6,000 रुपीज का, ये प्रोविजन है। अगर हम बात करें उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो उसमें क्या क्या चीजें जाएंगी जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे? तो एक आपका एक्सपेंस हुआ बैड डेट का, बैड डेट लिखेंगे आप 8,000 रुपीज की, साथ ही साथ आपने प्रोविजन भी बनाया 6,000 रुपीज का, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 14,000 रुपीज को चार्ज किया। 8,000 के आपका बैड डेट और 6,000 रुपीज का आपका प्रोविजन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है ट्रायल बैलेंस का, जिसके अंदर डेटर्स दे रखे हैं 50,000 के, बैड डेट्स दे रखे हैं 6,000 रुपीज के, एंड प्रोविजन भी दे रखा है 4,000 रुपीज का। इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे जो बैड डेट्स लिखा है, मतलब इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ये डेटर्स में से रिड्यूस हो चुके हैं, तभी तो लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो बैड डेट्स प्रूव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, कह रहे अगर रिकॉर्ड हो जाते तो वो हमारे पहले से ट्रायल बैलेंस में आ रहे होते। कह रहे 2,000 रुपीज के भी रिकॉर्ड नहीं करे, बट ये भी पैसा डूब गया है। साथ में कह रहे प्रोविजन बनाना है 8% ऑफ डेटर्स का। चलो जी बात करते हैं। तो हम इस डेटर से बात को स्टार्ट करेंगे 50,000 से। 6,000 तो पहले हमने लेस कर रखे हैं इसके अंदर से,
इसमें हम और लेस करेंगे 2000 रुपीज, 48,000 रुपीज निकल कर आएगा। इसका 8% का हमें डेटर्स बनाना है, 8% का हमें डेटर्स बनाना है। तो ये कितना निकल कर आएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आप भी इसको सॉल्व करेंगे। 48,000, 48,000 का 10% अगर करेंगे तो 4800, उसका 2% 48,960 लेस करेंगे तो 3840 कुछ आ रहा है, 3840। 3840 का आपका प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन आपने बनाया, ठीक है। तो ये प्रोविजन अब आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रोविजन, लाइबिलिटीज के अंदर कहीं ना कहीं प्रोविजन आएंगे ना आपके, तो बोलेंगे जी 3840 के डेटर्स लग रहे हैं, डूब सकते हैं, तो आपने प्रोविजन बनाया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितना प्रोविजन बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये आंसर है। अगर आपसे पूछेगा कि डेटर्स के नाम से कितना अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, तब आप बताएंगे एक तो जी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बना रहा हूं, एक तो 6,000 रुपए का पहले से बैड डेट है, ये वाला ये लिखेंगे जी, हमारा तो नुकसान मान ही रहे तो हो चुका है। इसके बाद हमें और पता चला कि 2,000 रुपए और डूबने वाले हैं। इसके बाद हमने प्रोविजन बनाया 3840 का। इसके बाद हम बात करेंगे, ये टोटल हमारा खर्चा है, ये कितना हो गया 8,000, 11,000, 11,840। बट हमने बोला हमने पहले से प्रोविजन बना रखा है 4,000 रुपीज का। 4,000 हम मान के चल रहे थे पहले भी कि हमारे को नुकसान हो सकता है, तो इस प्रोविजन को हम कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन को कर देंगे हम लेस। तो ये निकल कर आएगा कितना, 7,840। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डेबिट होगा। अगर हम इसको एक और तरीके से समझे, हमारे को 6,000 का नुकसान हो गया, बैड डेट हो गया, 2,000 रुपए का और हो गया। हम पहले से मान के चले थे, हमने प्रोविजन बना रखा है कितने का, 4,000 रुपीज का, बट हमारे को नुकसान कितना का हो गया, 8,000 रुपीज का। तो मतलब ज्यादा 4,000 का और नुकसान हो गया, ये तो हम लिखेंगे। साथ ही साथ हमें नया प्रोविजन कितने का बनाना है, तो वो बनाना है हमें 48,000 पे 8%, 3840 का। तो ये लो 3840 यहाँ पे लिख दिया, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 7,840, जो कि नीचे भी आ रहा है। हमने जितना प्रोविजन पहले बना रखा था उससे ज्यादा का नुकसान हो गया, वो हमने लिखा, जितना ज्यादा नुकसान हुआ, साथ में और प्रोविजन कितना बनाना है, 7,840। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ही है, और एक टाइप का क्वेश्चन है। सन्ड्री डेटर्स आपके हैं 80,500। अच्छा, ये भी ट्रायल बैलेंस का ही एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये एंट्रीज आपकी पहले से हो रखी हैं। डेटर्स है 80,500, बैड डेट्स 1,000 जो ऑलरेडी माइनस हो रखे होंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट बन रखा है 5,000 रुपीज का, अच्छा खासा अमाउंट है। बैड डेट आपको और हुआ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये अब हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे। बैड डेट 500 का और हो गया। आपको प्रोविजन मेंटेन करना है 2% ऑफ डेटा पे, तो मेरा 80,500 से पहले मैं 500 रिड्यूस करूंगा, इसके बाद 80,000 आ गया। 80,000 पे 2% का हमारा बैड डेट जो कि 1,600, मतलब प्रोविजन, तो 1,600 का हमारा प्रोविजन है, ये हमारा बैलेंस शीट में शो करेगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। 1,000 का हमारा डेटर, ये बैड डेट है हमारा, फिर 500 का और बैड डेट हो गया, फिर हमने प्रोविजन बनाया 1,600 रुपीज का। टोटल हमारा खर्चा कितना है, 3,100 रुपीज का। बट हमने पहले से प्रोविजन बना रखा है 5,000, हमें लग रहा था नुकसान हो जाएगा 5,000 का। प्रोविजन जो हमने बना रखा है, पहले हमने एक्सपेंस ले रखा है, हमने बोला बट नुकसान तो हमारा 3,100 का ही हुआ है। तो इस केस के अंदर जो बैलेंस 1,900 है, वो हमारे चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम की साइड पे। एक्सपेंस ही अब इनकम हो गया हमें, हमने पहले ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर रखा था 5,000 रुपए का, बट हमारा एक्सपेंस तो 3,100 का ही है। चाहे अगर हम सारे के सारे बैड डेट को ऐड कर लें, नया प्रोविजन भी ऐड कर लें, तभी भी हमारा खर्चा 3,100 आ रहा है। हमारा प्रोविजन है 5,000 का, तो बैलेंस 1,900 को हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की साइड पे लिखेंगे जी, रिवर्सल हो गया प्रोविजन का, प्रोविजन हमें नहीं चाहिए अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से एक और क्वेश्चन आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ऊपर। आपका सन्डी डेटर्स है 32,000, बैड डेट है 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 3,500। आपको बोला गया फिर से राइट ऑफ करेंगे आप 1,000 रुपीज को, और एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% का। इजी क्वेश्चन है, सेम है, कोई भी नई बात नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा गया ये। 32,000 से चलो हम पहले लेस करते हैं, अब तो हमें फटाफट करने की आदत हो गई है। 1,000 को लेस करेंगे, ये ऑलरेडी लेस है, तो 31,000 आ गया। इसके ऊपर 5% का प्रोविजन, ये बन के आएगा 1550। 1550 का प्रोविजन ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये वाला बैड डेट 2,000 रुपीज नुकसान हो रखा है। इसके बाद 1,000 का हमने और नुकसान मान लिया। नए प्रोविजन की बात करें तो 1550 है, और पुराने, अच्छा टोटल खर्चे की बात कर लेते हैं, 2344550। पुराने प्रोविजन की बात करें तो वो 3,500 का ऑलरेडी बन रखा है।
तो अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की तो इसमें जाएगा 1050, 4550 में से 3500 लेस कर दिया 1050, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हमारा मतलब आपसे बस यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा और आपका बैलेंस शीट में जाएगा क्या जाएगा, इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन बनेगा। चलो अगला हमारा टाइप का क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो 3-4 अकाउंट है जो इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, जब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक अकाउंट होता है जिसमें आप मेन परचेज सेल लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आपके कुछ खर्चे आते हैं जो डायरेक्टली परचेज सेल से रिलेटेड नहीं है, बट आपने अपने कोई ऑफिस ले रखा है, वहां पे एचआर बिठा रखे हैं, वहां पे और कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, वो डायरेक्टली परचेज सेल से उसका लेना देना नहीं है। एक होता है कि मैंने सामान खरीदा 100 रुपए का, मैंने बेच दिया 150 रुपए का, 50 रुपए की कमाई हुई। अब इस 50 रुपए के रिस्पेक्ट में जो भी आपके खर्चे डायरेक्टली हो रहे हैं, आप कुछ कार्टेज वगैरह दे रहे हैं, गुड्स को परचेज करने के लिए लेकर आ रहे हैं, कुछ टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं, जो टैक्सेस का रिफंड नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपका एक्सपेंस है। चलो अब हम देखेंगे जी इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। मोटा मोटा बात है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस ट्रेडिंग के साइड का है, ट्रेडिंग अकाउंट का है, या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट का है। बस हम यही हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो ये क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर कह रहा है जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक एक हमारा एक्सपेंस के नेचर का होता है। प्रीवियस ईयर हमने जो स्टॉक खरीदा था वो बच गया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने परचेजेस करे। परचेजेस को भी अच्छी तरह मत लिखो, मतलब एकदम यहाँ पे मत लिखो, इसको बाहर लिखो, क्योंकि परचेज के अंदर जनरली रिटर्न्स होते हैं। ऐसी सेल्स है 7,50,000, सेल्स भी अभी बाहर मत लिखो क्योंकि सेल्स के अंदर भी रिटर्न आ जाते हैं। चलो परचेज रिटर्न देखो आ गया 18,000 का, तो यहाँ पर हमने परचेज का रिटर्न हटाया। एक्चुअल में जो हमारे परचेज है वो 2,82,000 के हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें सेल्स रिटर्न की, तो हमारा लेस कर देंगे रिटर्न, जो कि रिटर्न है 30,000 का। तो हमारी जो सेल एक्चुअल के अंदर है वो 7,20,000 है। बढ़िया जी, मजा आ गया। इसके बाद अगर बात करें कैरेज ऑन परचेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप कोई सामान परचेज करके लेकर आते हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी खर्चा और आपके फैक्ट्री तक लाने में, तो कहीं ना कहीं वो आपके ट्रेडिंग का खर्चा है। आप ये मान के ही परचेज करोगे, आपको पता है यार इसको अगर लेकर आना है तो इतना खर्चा लगेगा, इसको अपनी फैक्ट्री तक लाने में, इसको मार्केट तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं खर्चा लगेगा उतना, तो आप इसको भी ट्रेडिंग का खर्चा मान के कैरेज ऑन परचेज 12,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दोगे अपना एक्सपेंस कैरेज। इसके बाद कैरेज ऑन सेल्स। आप कैरेज ऑन सेल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं सबका यही व्यू है कि जो भी आप सेल वगैरह कर रहे हो, अगर आप उसका भी पैसा दे रहे हो कि आप कस्टमर की दुकान तक पहुंचा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का एक्सपेंस नहीं है। जो कैरेज का पेमेंट होता है वो जनरली जो परचेज करता है वही देता है। तो कैरेज ऑन सेल के रिस्पेक्ट में ये ट्रेडिंग का खर्चा नहीं बल्कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है। सेम व्यू काफी सारी बुक्स ने भी ले रखा है, बट कुछ कुछ बुक्स ने अदरवाइज व्यू भी ले रखा है। वो बोलते हैं जी कैरेज अगर सेल्स पे भी है तो उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लेकर देंगे, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको हमेशा इसको प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा मानना है। छोड़ दो जी। फैक्ट्री के रेंट की बात करेंगे, स्पेसिफिकली लिखा है कि फैक्ट्री का रेंट है, तो वो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फैक्ट्री में तो काम चल रहा है ना, ऑपरेशन चल रहे हैं। ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा। डॉक्स एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये जब भी आप परचेजेस वगैरह करते हैं, आपका सामान डॉक्स पे लगा हुआ है, उसके रेंट वगैरह होते हैं, तो उस केस में ये भी आपका ट्रेडिंग का खर्चा है। आप उसी के सामान को तो बेच रहे होंगे। ठीक है, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, बीच में अगर कोई टैक्सेस की पेमेंट होती है ना, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो वो 6,500 का खर्चा है, तो ये भी आपकी ट्रेडिंग का खर्चा है। इसके बाद कोल गैस वाटर, हमेशा अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपका फैक्ट्री का ही खर्चा मानते हैं, वहीं पे कोल लगते हैं, वहीं पे गैस लगता है, वहीं पे ज्यादा वाटर लगता है, तो ये भी आपका 10,000 रुपीज का खर्चा आ गया। हम इसको अगर ऐड करें सारा का सारा, हमारे इनकम है, मतलब हमारी जो सेल्स हुई है वो 720 की हुई है। लग रहा है हमारी सेल ज्यादा है। अगर हम सारी की सारी जो एक्सपेंस है उनको ऐड करें, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। कैलकुलेटर 60,000 प्लस 282,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 48,000 प्लस 6,500 प्लस 10,000। इसको अब अगर हम लेस कर देंगे 7,20,000 से, तो हमारा ये निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,83,000, 2,83,500। ये हमारा अभी प्रॉफिट तो है, बट ये ग्रॉस नेचर का ग्रॉस प्रॉफिट है।
इसके बाद अगर हमने जो खर्चे अभी तक लेस नहीं करे, अगर हम उसको भी लेस कर देंगे तो निकल कर आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, अगर हम सारे के सारे खर्चों को लेस कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हम बात करके आगे, ऊपर जो हमने मेन ट्रेडिंग का खर्चा किया, ट्रेडिंग की इनकम कमाई, उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके जितने भी एक्सपेंसेस अगर आप उसको लेस कर देते हैं, और जितनी भी कोई ऐसी इनकम है जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, आपको कोई डिविडेंड की इनकम हुई, आपको रेंट रिसीव हुआ, आपका काम रेंट रिसीव करना नहीं था, आपका काम था शूज को बेचना, बट आपको रेंट रिसीव हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग के खर्चे नहीं है, तो अगर उसको ऐड करेंगे हम तो उससे आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद के सारे एक्सपेंस एंड सारे की सारी नॉन ट्रेडिंग इनकम ऐड करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। इसके बीच में एक टर्म आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जिसका फॉर्मूला है, जिसको मतलब बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों जरूरत पड़ी? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जनरली आप बिजनेस को जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसका नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए का, और एक कोई बिजनेस कर रहा है, दोनों मतलब शूज की ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो है 50 लाख रुपीज का, और दोनों का अगर बात हो चीजें मतलब जो एरिया वगैरह सब कुछ सेम है, तो आप कह रहे हो इसका 1 करोड़ का प्रॉफिट है, ये बढ़िया काम कर रहा होगा। बट आपने जब इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस खोल के देखा तो इसके अंदर ऐसी इनकम आ रही थी, इसको रेंट आ रहा था कम से कम नहीं तो 80 लाख रुपए का रेंट आ रहा था इसको, प्रॉपर्टी घर वाले लेके दे गए थे इसको, 80 लाख रुपीज का रेंट है। तो वहां पर आप बोल रहे हो यार ये तो, इसका तो जो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है वो शूज को बेच के नहीं आ रहा, कोई और इनकम से आ रहा है इसका, हम इसके ऑपरेशन से इसने कितना पैसा कमाया हम वो जानना चाहते हैं, ताकि हम बिजनेस को जज कर सके। इसलिए जनरली जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं तो इबिट इबिटा की बात चलती रहती है। इबिट की अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये क्या बोलता है, जो आपकी कमाई हुई है अदर देन, अगर आपने कोई नॉन ऑपरेशन वाली जो इनकम कमाई है उसको हटाओ, कोई नॉन ऑपरेशन का एक्सपेंस है उसको भी हटा दो, अगर आपको कोई इनकम होती है रेंट वगैरह डिविडेंड उसको हटाओ, अगर आपको कोई नुकसान होता है जो आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी थी वहां पे नुकसान हो गया, आपने कोई मशीनरी परचेज करी थी उसको बेचा उसमें नुकसान हो गया, कह रहा वो भी हटाओ, वो भी हम आपके वो वाले लॉस है ना, आपके बिजनेस के लॉस को जज नहीं करेंगे, बिजनेस की इनकम को, तो कह रहा वो भी हटा दो। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेस एंड इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर अगर हम टैक्सेस की बात करें तो हर एक टाइप ऑफ पर्सन जो काम करते, चाहे वो कंपनी है, पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, तो सबका टैक्सेस अलग होते हैं। तो इस केस में बोल रहे हैं जी टैक्सेस के बारे में भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग टैक्सेस है, सबका रेट अलग है, तो टैक्सेस से पहले की इनकम हम देखेंगे। साथ ही साथ कह रहे हैं इंटरेस्ट से भी पहले की हम इनकम देखेंगे। सर ये इंटरेस्ट की बात समझ में नहीं आई। देखो, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद पैसा लेकर आए और आपने कमाए 12,000 रुपीज, समझ में आती है बात? ठीक है। वहीं एक और पर्सन है जिसने 1 लाख, ये आपने नेट इनकम कमाई 12,000 रुपए। वहीं एक और पर्सन है जिसने 1 लाख रुपीज बोरो करे, बैंक से जाके पैसा बोरो करके लेकर आया, और इसने नेट प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपीज का। आपने नेट प्रॉफिट कमाया 12,000 का, इससे नेट प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपीज का। तो कहीं ना कहीं क्या आप इससे सुपीरियर हो गया, आपने बिजनेस बढ़िया क्या इससे? तो नहीं, इसमें बोलेंगे जी इस बंदे का इसका इंटरेस्ट से पहले का, ये तो कैपिटल जो है ना, कैपिटल की वजह से डिफरेंस आ रहा है, बिजनेस करने के तरीके में थोड़ा ना कोई डिफरेंस है। क्या ये ज्यादा अच्छे जूते बेच रहा है क्योंकि इसने कैपिटल अपनी खुद की इंट्रोड्यूस करी है? शूज के बेचने में कितनी इनकम है वो बताओ हमें। तो बोल रहे हैं आपकी जो इनकम है वो 12,000 हम मानते हैं, बट इस पर्सन का अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट ही नहीं करता, ये कैपिटल इसकी खुद की होती, तो ये कमाता कितने, इसने 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट को इस इनकम में ऐड करो तो वो हो गया 20,000 रुपए, नेट प्रॉफिट 10,000 का प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट हो रखी है, दोनों को ऐड करो तो इसने 1 लाख रुपए बोरो करके जो ऑपरेशन से पैसा कमाया वो 20,000 है, और आपने जो ऑपरेशन से पैसा कमाया वो 12,000 है। जो आप दोनों में नेट प्रॉफिट में फर्क आया वो कैपिटल का क्या, किस टाइप की कैपिटल थी उसकी वजह से आया, ऑपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT है। और आप अगर शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे तो वहां पर जनरली टर्म यूज होता है इबिडा, EBIDT होता है, DA वगैरह। तो इसके अंदर ना जो इबिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो देखते हैं, साथ में जो डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, उसको भी ऐड करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है बट कैश की पेमेंट नहीं होती, तो आपके पास वो कैश पड़ा होता है, तो इस पे जजिंग होती है कि कितना कैश आपके पास पड़ा है। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
इसके अंदर कह रहा है कि आप हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ एंड नेट प्रॉफिट बताओ। चलो अब हम इसके अंदर एक बड़ा सा अकाउंट बनाएंगे, बड़ा सा अकाउंट। पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो कि ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाएंगे। चलो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंस, कौन सी इनकम कहाँ पे जाएगी, किस अकाउंट में जाएगी। चलो बात को स्टार्ट करेंगे, एक बड़ा सा अकाउंट बना लेंगे, बड़ा सा अकाउंट बना लेंगे। इसके अंदर ही हम तीनों के तीनों अकाउंट को लेकर चलेंगे, ट्रेडिंग, ऑपरेटिंग एंड आपका नेट प्रॉफिट वाला। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रांजेक्शन को करेंगे। सेल्स आती है 75,250। अब इसके अंदर देखो सेल्स की कोई रिटर्न नहीं होनी चाहिए। अच्छा यार ये देखो सेल्स 2 बार आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं है? तो हम इसको लिख लेते हैं, बट क्या पता है क्वेश्चन नोट करने में कुछ गलत हो गया हो, बट फिर भी हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे, ट्रेडिंग, तो यहाँ पर हमने सेल्स को पहले लिखा। सेल्स हम अभी बाहर नहीं लिखेंगे 75,250 क्योंकि इसमें रिटर्न हो सकती है। ये सेल्स कह रहा है एक और है 1250, लिख देते हैं जी 1250। ठीक है, सेल्स का रिटर्न है 250। चलो 250 को लेस कर देते हैं। नेट अगर सेल्स की बात करें तो वो हो जाएगी 76,250, 76,250 ये आपकी सेल होगी। चलो परचेज की बात करें 3250, परचेज यहाँ पे लिखेंगे, परचेज 3250। परचेज का कोई रिटर्न है 32250, 32250। परचेज का कोई रिटर्न है, परचेज का रिटर्न है 300। ठीक है 300, तो आपका आ गया 31,950, 31,950। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रेंट की। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम इसको ट्रेडिंग का खर्चा नहीं मान सकते, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऐसी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसका भी हम नहीं मान सकते। मिसलेनियस एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस, जहां पर भी वेजेस लिखी हुई हैं वो हमेशा आपकी फैक्ट्री की वेजेस होती हैं, तो ये 2600 कहाँ पे जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है 2600। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का पार्ट है, ट्रेडिंग थोड़ा ना हमारी, हम तो ना इन्वेस्टमेंट खरीदते बेचते रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोई स्टॉक वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करें तो 76,250 का हमारा सेल्स है, और अगर हमारे परचेजेस, हमारे मतलब एक्सपेंस की बात करें तो वो है टोटल, ऐड कर लेंगे 31,950 प्लस 26,2600 है ना, 2600, तो 34,550 इसको लिख लेते हैं 34,550। इसको अगर हम लेस करेंगे कितने से, 34,550 को हम लेस करेंगे 76,250, 41,700, 41,700। क्वेश्चन को नोट करने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है, कोई ना कोई दिक्कत हुई है इसके अंदर। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे मैच करा है, जो हमने नोट करा है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। बट अगर आप इसको एनसीईआरटी से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिगर मेरे को लग रहा है ऊपर नीचे हो गई है। चलो कोई नहीं, चलो आगे की बात को करेंगे, आगे की बात को करेंगे, आगे की बात को करते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में और भी खर्चों को आप ऐड कर देंगे, सारे के सारे खर्चे पे हम लिखेंगे। रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 4170 का हमारा प्रॉफिट आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें और एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले रेंट 250, 250 लिखेंगे रेंट। आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500, 250 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500। एडवर्टीजमेंट 1800, 1800। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कमीशन पेड 150, 150। इसके बाद आपका ऑफिस एक्सपेंस 1600, 1600। इसके बाद पेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लिखेंगे 800, 800। ठीक है, चलो अब ये वाली जो आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये हमने अभी नहीं लिखी क्योंकि ये हमारा ऑपरेशन का इनकम नहीं है। ऐसे अगर बात करें डिविडेंड, इसको भी हमने अभी नहीं लिखा, इनकम साइड में लिखना बट अभी नहीं लिख रहे, पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालेंगे। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपका लॉस है, आपका एक्सपेंस है एक, बट इसको हम नहीं लिख रहे, पहले हम क्या निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने 41,700 में से अब ये लेस करना है,
41700 से ये सारे के सारे अमाउंट को हम लेस करेंगे। लेस करेंगे 250, लेस करेंगे 500, लेस करेंगे 1800, लेस करेंगे 150, लेस करेंगे 1600, लेस करेंगे 800। तो ये आपका 3660 का आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब इसके बाद नेट प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए आप इस 500 को ऐड कर देंगे, जो आपको अदर देन ऑपरेशंस की जो इनकम हुई है, जो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 500 की। डिविडेंड इनकम आपको रिसीव हुई, ये 500 थी। इसके बाद 2500 की आपको डिविडेंड इनकम हुई। इसके बाद आपका कोई लॉस हुआ फर्नीचर के ऊपर, ये आप लेस कर देंगे फर्नीचर के ऊपर जो लॉस हुआ। ये करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की एंट्री दी होती तो वो भी हम ऐड करते ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। जब हम ऑपरेशन के प्रॉफिट निकाल रहे थे उसमें हम इंक्लूड नहीं करते इंटरेस्ट के एक्सपेंस को भी। चलो अगर हम नेट प्रॉफिट निकाले तो वो कितना आता है 3600 से हम पहले 500 को लेस करेंगे। 500 को हमें ऐड करना, हमारी इनकम है, इनकम है 500 को ऐड करेंगे प्लस 2500 को हम ऐड करेंगे, लेस हम करेंगे 300 को, तो ये 39300। तो ये आपकी नेट इनकम निकल कर आती है। जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी ऑपरेटिंग इनकम से आपकी नेट इनकम ज्यादा हो। कभी कभी आपको अदर देन ऑपरेशंस के खर्चे होते रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन का जो इनकम है उससे आपकी जो नेट इनकम हो वो कम हो। चलो जी, यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है, इसके ऊपर का क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है बट आपके एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चन ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 50,000 रुपीज की 1 अप्रैल 2016 को। आप एडिशनल कैपिटल लेकर आए 10,000 रुपीज की ऑन जनवरी 1 2017। इंटरेस्ट चार्जेस है 10% पर एनम के हिसाब से। तो कह रहा है जी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो उसको आप कंप्यूट करेंगे। तो इसका इजी है, 50,000 रुपीज 1 अप्रैल को था तो इस पर 10%, ये हो गया 5,000 रुपीज, ये इतना इंटरेस्ट होगा। इसके बाद 10,000 रुपीज आपने इंट्रोड्यूस करे, बट वो आपने जनवरी को इंट्रोड्यूस करे, जनवरी 1 को, तो इस पर 10% 1,000 रुपीज हो गया। बट इसमें जो आप पेमेंट करेंगे वो करेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर जो पेमेंट होगी 1,000 इंटू 1/4 250। तो जो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है कैपिटल के ऊपर वो 5250। अब आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक के एनसीईआरटी के कंप्लीट होते हैं। आप एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर अब क्वेश्चंस ऐसे न्यूमेरिकल लेक्चर्स आते रहेंगे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।